Welcome friends, chapter number 2, name of the chapter basic accounting terms. खूब ध्यान से कीजिएगा बिकॉज जब जब आप अकाउंटिंग पढ़ेंगे ये अकाउंटिंग टर्म्स आपके लिए यूजफुल रहेंगी. आइए स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट इज कैपिटल. वेल इट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस बाय द प्रोप्राइटर इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप. मेरे बच्चों, सोल प्रोप्राइटरशिप होते हैं जब अकेला आदमी सारा बिजनेस मैनेज कर रहा है, तो वो पैसा जो धंधे में डालेगा दैट्स कॉल्ड अ कैपिटल. और बाय पार्टनर्स इन केस ऑफ पार्टनरशिप. अगर पार्टनरशिप है तो एक से ज़्यादा लोग हैं, सब थोड़ा थोड़ा पैसा कंट्रीब्यूट करेंगे यूजुअली, सो दैट विल बी अगेन अ कैपिटल. आप चाहें तो कंपनी का भी लिए बोल सकते हैं. कंपनी के केस में शेयर होल्डर्स विल बी द वंस जो कैपिटल या पैसा जो है धंधे में डालेंगे. It may be in the form of money or assets having a monetary value. You can start simply with cash or you can start with cash and with some other assets like building, machines, stocks. It is a liability of the business towards the proprietor or partners which increases with further capital and profit and it decreases when it is withdrawn or there is a loss. आइए समझते हैं. Suppose मेरा बच्चा, आप और अंबानी इंडिया गेट पर दौड़ लगा रहे थे, तो आपकी कुछ कहा सुनी हो गई, अंबानी ने आपको घूसा मार दिया. आप बताइए आप अंबानी पे किस करेंगे कि रिलायंस पर? सर अंबानी पे करेंगे, राइट. अच्छा, आपने रिलायंस का एक प्रोडक्ट लिया, प्रोडक्ट एकदम बेकार, आपको गुस्सा आ गया, आपने कहा मैं कंज्यूमर कोर्ट जाऊंगा. जाओ, आपका राइट है. आप बताइए अंबानी के अगेंस्ट केस लगाएंगे या रिलायंस के? सर ऑब्वियसली रिलायंस. यस. यानी एक बात हमें समझ लेनी चाहिए दैट बिजनेस एंड ओनर्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. अंबानी अलग है, रिलायंस अलग है, ये मान लो, ऑल्दो यू मे से कि वो ओन करता है उसे. सो बिजनेस एंड ओनर्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. ए. सेकेंड, accounting should be done from the point of view of business. Accounting entries are recorded from the point of view of business. ठीक है, आप कहोगे इससे क्या लेना देना, ये पैराग्राफ समझाओ ना. समझा रहा हूँ मेरे भाई. सपोज मैंने 10 करोड़ से एक बिजनेस शुरू किया, पता नहीं क्या मेरे मन में आया, मैंने कहा यार मैं बंद कर रहा हूँ. तो आज अगर मैं बंद करता हूँ तो मैं अपने बिजनेस से वापस वो 10 करोड़ ले सकता हूँ इफ़ इट इज़ अवेलेबल देयर. यस. तो बिजनेस की ये लाइबिलिटी है टूवर्ड्स द ओनर कि जब चाहे ओनर पैसा चाहे वापस देना पड़ेगा. तो कितने पैसों से बिजनेस स्टार्ट किया था? सर 10 करोड़. अब सुनो, मैंने 1 करोड़ का एडिशनल कैपिटल डाला, अब कितने हो गए? सर 11 करोड़. अब अगर मैं बोलूँ मैं धंधा छोड़ रहा हूँ तो मैं कितने पैसे लेके निकलूंगा? सर 11 करोड़. बिल्कुल, कैपिटल बताता है धंधे की वर्थ. आप अगर उस वक्त धंधा छोड़ते हो तो कितने पैसे आपको मिलेंगे? तो सपोज 11 करोड़ हो गए, मैंने खूब मेहनत करी, 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बनाया, अब टोटल हो गए 12 करोड़. मैंने कहा मैं धंधा छोड़ रहा हूँ, आप बताइए कितने पैसे लेके निकलूंगा? सर 12. तो आप देख लो ना, विच इंक्रीजेज विद फर्दर कैपिटल एंड प्रॉफिट. 1 करोड़ का एडिशनल कैपिटल बढ़ा गया, 1 करोड़ का प्रॉफिट, टोटल कैपिटल बढ़ा गया, 10 करोड़ से 12 करोड़. चलो अब टोटल 12 करोड़ है. अब मेरे मन में आया क्यों ना मैं अपने पर्सनल यूज के लिए 3 करोड़ रुपए निकाल लूँ. मैंने निकाल लिया, इसको कहते हैं ड्रॉइंग्स. तो अब अगर मैं धंधा छोड़ूं तो मेरे को धंधे से कितने पैसे मिलेंगे? सर 9 करोड़. एब्सोल्युटली, कैपिटल बताता है धंधे की वर्थ. अब 9 करोड़ रह गए, उसके बाद मैं थोड़ा सा ढीला पड़ गया या कोरोना वोरोना आ गया, ये सब पेंडेमिक आ गए और 3 करोड़ का लॉस भी हो गया. मेरा दिल टूट गया, मैंने कहा मैं धंधा नहीं करूंगा. अब अगर मैं धंधा छोड़ता हूं और धंधे से अपने पैसे वापस मांगता हूं तो धंधा मुझे कितने पैसे वापस करेगा? सर 6 करोड़. एब्सोल्युटली. तो ड्रॉइंग्स और लॉस से कैपिटल डिक्रीज हो जाता है काका. सो बेसिकली कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस. इट इज अ लायबिलिटी ऑफ अ बिजनेस टुवर्ड्स द ओनर, also known as internal liability. It increases with further capital and profit and decreases with the drawings and loss. Second term, drawings. Well, it is the amount withdrawn or goods taken for personal use. In case of goods, these are valued at purchase cost. Drawings reduce the capital. अभी हमने बताया. अब सुनो, अगर आप 3 करोड़ रुपए वो जो कैश विड्रॉ किए थे तब तो वही ड्रॉइंग्स है. लेकिन सपोज आपका मार्कर के बिजनेस है, 10 रुपए का मार्कर बनाते हो, 15 रुपए में बेचते हो. अब अगर आप एक मार्कर अपने घर के लिए ले जाते हो तो उसकी जो कॉस्ट है वो 10 रुपए काउंट करनी है, परचेज कॉस्ट, नॉट दी सेलिंग प्राइस. अगला आ जाती है एसेट. देखो बेटे, असेट को सिंपल भाषा में ऐसे समझो, विच विल गिव यू कैश और बेनिफिट इन फ्यूचर. एनीथिंग विच विल गिव यू कैश और बेनिफिट इन फ्यूचर. आइए पढ़ते हैं पॉलिश्ड वे में. एनीथिंग विच विल इंश्योर अ फर्म टू गेट इकोनॉमिक बेनिफिट इन द फ्यूचर इज एन असेट. फॉर एग्जांपल मशीन, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर. मशीन असेट कैसे है? क्योंकि अब आपको लोग पता है क्या बोलेंगे, मशीन इज एन असेट बिकॉज वी ओन इट. अरे ये ऐसे नहीं चलेगा, आपने ऐसे कहना है कोई भी चीज असेट तब है जब फ्यूचर में कैश या बेनिफिट दे. तो सर मशीनरी क्या बेनिफिट दे रही है? काका मशीनरी की हेल्प से तू मार्कर बनाएगा, बेचेगा,
फर्नीचर कैसे हेल्प दे रहा है? फर्नीचर होगा, तेरे क्लाइंट आएंगे, बैठेंगे, ऑर्डर देंगे। स्टॉक कैसे असेट है? अभी स्टॉक बेचेगा आगे तू भाई। डेटर कौन होता है? डेटर होता है जिससे हमने पैसे लेने हो, जिसको हमने क्रेडिट पे माल बेचो। तो ये सारे असेट इस वजह से नहीं है कि आप ओन करते हो, ये कोई तरीका नहीं हुआ। असेट वो होती है जो आपको फ्यूचर में कैश है बेनिफिट दे। आइए इसके टाइप्स पढ़ते हैं। पहले नॉन करेंट असेट, those assets which are held from a long term point of view or which are held either as investment or to facilitate business operation. For example, fixed asset, non current investment, long term loans and advances. यार सिंपल भाषा में नॉन करेंट असेट होता है जो लंबे समय के लिए हो। पॉलिश भाषा में इसका मतलब होता है वो असेट जो तुमने रीसेल के पर्पस के लिए ना ली हो, बल्कि अपने बिजनेस को चलाने के लिए ली हो। लाइक मेरी मार्कर की फैक्ट्री है, तो अगर मैं मशीन लेता हूँ, इट्स अ नॉन करेंट असेट। कुछ बच्चे कहते हैं फिक्स असेट आपने अंडरलाइन क्यों करा हुआ है? इसके बारे में मैं आगे कुछ बात करूंगा आपसे, इसलिए आ जाइए करेंट असेट। दीज आर दोज असेट विच आर हेल्ड बाय द बिजनेस फॉर द पर्पस ऑफ कन्वर्टिंग देम इनटू कैश विद इन अ शॉर्ट पीरियड। फॉर एग्जांपल, गुड्स परचेज फॉर रीसेल, डेटर्स एक्सेट्रा। यार अब मैं अगर कोई रॉ मटेरियल लेता हूँ उसका मार्कर बनाने का, तो डोंट यू थिंक वो रॉ मटेरियल मैं उसको मार्कर बना के बेच दूंगा? सो दैट्स अ करेंट असेट जो एक साल से कम पीरियड के लिए आपके पास हो। और लॉन्ग टर्म असेट या नॉन करेंट असेट जो लंबे समय तक आपके साथ रहे। चलिए बेटा, तो अब एक चीज़ नोटिस आप कर लें, जब आप 12th क्लास में बैलेंस शीट का फॉर्मेट करेंगे बच्चों, तो स्पेशली कंपनी फॉर्मेट, तो नॉन करेंट एसेट और करेंट एसेट सिर्फ यही दो क्लासिफिकेशन होंगे एसेट्स की, बट हियर वी आर क्लासिफाइंग इनटू 3 टाइप्स: नॉन करेंट एसेट, करेंट एसेट एंड फिक्टिशियस एसेट। तो फिक्टिशियस एसेट शुरू करता हूँ, अभी आपको सिखाता हूँ। उससे पहले नॉन करेंट एसेट का फिक्स एसेट वाला पोर्शन। बच्चों फिक्स एसेट ना 2 टाइप की हो सकती है, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। टेंजिबल एसेट जिसको आप देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, छू सकते हो, लाइक मशीन। इनटेंजिबल एसेट जिसे छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, लाइक गुडविल। सॉरी, गुडविल क्या होती है? गुडविल इज द नेम, रेपुटेशन विच ब्रिंग्स इन कस्टमर्स। तो वो भी एक एसेट होते हैं क्योंकि उसकी वजह से आपको फ्यूचर में बेनिफिट मिलता है। अब मेरे बच्चों, fictitious asset. So these assets which are neither tangible nor intangible, they are losses not written off in the year in which they are incurred but in more than one accounting period. For example, deferred revenue expenditure, discount or loss on issue of debenture etc. ऐसे मजा नहीं आएगा आपको। आइए बताते हैं एक एग्जाम्पल से। फिक्टिशियस का मतलब होता है इमेजिनरी। तो आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज बेटा आपने कंपनी शुरू करी। अब कंपनी शुरू करी ना, तो कंपनी जब शुरू करते हैं तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हो जाते हैं। सो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या है? लाइक वो प्रमोटर के खर्चे, बिजनेस स्टडीज़ में आप पढ़ते हो, तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस हो गए। सपोज प्रीलिमिनरी एक्सपेंस हो गए 100 रुपये या जितना भी, आप कोई भी वैल्यू ले लें। अब कंपनी क्या करती है? फिक्टिशियस एसेट है, इमेजिनरी एसेट। कंपनी कहती है यार ये एक्सपेंस तो हो गया तगड़ा, अब अगर ये एक्सपेंस हमने एक पर्टिकुलर ईयर में ही दिखा दिया तो लॉस बहुत ज़्यादा दिखेगा। तो कंपनी क्या करती है? इसको स्प्रेड करेगी ओवर ईयर्स, इसको स्प्रेड करेगी ओवर सम ईयर्स। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने सोचा ओवर 5 ईयर्स हम स्प्रेड करेंगे इसको। तो अब ये क्या करेंगे, जो फर्स्ट ईयर होगा उसमें P&L अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 20 रुपीज़ दिखा देंगे और एसेट में दिखा देंगे 80 रुपीज़। ऐसे ही जब सेकेंड ईयर आएगा तो प्रॉफिट एंड लॉस में 20 और असेट में 60। तो ये थ्रू आउट स्प्रेड करते जाएंगे उस एक्सपेंस को। रीजन सिर्फ यही है बेटा कि आप एक ही साल में अगर वो एक्सपेंस दिखा दोगे, हैवी एक्सपेंस है सपोज, एक ही साल में अगर आप दिखा दोगे लॉस बड़ा जबरदस्त दिखेगा, जो कंपनी नहीं चाहती। तो इसीलिए बेटा इसको क्या कहते हैं? फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस इसलिए कि इमेजिनरी, झूठ मूठ की एसेट है ये। इसको आप बेच नहीं सकते, इसको बेच के कोई कैश या बेनिफिट नहीं मिलने वाला आपको। इट इज जस्ट दैट कि हम एक बहुत हैवी एक्सपेंस कर चुके हैं, उस हैवी एक्सपेंस को हम एक साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिखाना चाहते, बिकॉज देन हमारा लॉस बहुत हैवी दिखेगा। तो कंपनी क्या कहती है? उसको स्प्रेड कर लेती है ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स। सो दैट इज फिक्टिशियस एसेट। ठीक है। Liabilities. It means amount payable by the business. Liability towards the owner is called internal liability, and obviously towards outsider it is called external liability. So types है बेटा, पहला non current liability. It is a liability which is payable after a period of more than 1 year. Long term loan ले लिया, कंपनी ने डिवेंचर इशू कर दी। Current liability. Well, it is that liability which is payable within 12 months from the end of accounting period. For example, creditors, bills payable, etc. यहाँ पे ऑपरेटिंग साइकिल टर्म भी यूज हो सकता है, बट 12th में यूज करेंगे वो। नेक्स्ट है बेटा परचेजेस। देखो बच्चों, ये बहुत ध्यान से सीख लेना, आगे जर्नल एंट्रीज में स्पेशली बहुत आपको काम आएगा, जर्नल एंट्रीज ऑनवर्ड्स। मेरा बिजनेस है,
मैंने फर्नीचर भी खरीदे, मैंने गुड्स भी खरीदे, मैंने फर्नीचर भी खरीदे, मैंने गुड्स भी खरीदे। तो साधारण भाषा में आप यही बोलोगे परचेज ऑफ फर्नीचर, परचेज ऑफ गुड्स, ठीक है। लेकिन अकाउंटिंग भाषा में परचेज का मतलब है परचेज ऑफ गुड्स ओनली। बच्चा कहता है गुड्स क्या होते हैं? ये समझने के लिए आपको ये समझना चाहिए कि धंधे दो प्रकार के होते हैं, ट्रेडिंग बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। ट्रेडिंग बिजनेस क्या है? बना बनाया माल लिया और बेचा। सपोज मेरी मोबाइल की दुकान है, तो मोबाइल कंपनी से मैंने मोबाइल खरीदा और रिटेल की दुकान है मेरी, कंज्यूमर को बेचा। तो वो जो मैंने मोबाइल फ़ोन खरीदा रीसेल के पर्पज़ के लिए, दैट इज़ अ गुड। अगर मेरी मैन्युफैक्चरिंग है, लाइक मोबाइल की फैक्ट्री है मेरी, तो मैं खुद मोबाइल बनाऊंगा और बेचूंगा। मोबाइल बनाने के लिए आई विल बी रिक्वायरिंग रॉ मटेरियल। इन दैट केस दैट रॉ मटेरियल शैल बी ट्रीटेड एज अ गुड। अकाउंट्स में परचेज का मतलब परचेज ऑफ गुड्स ओनली। दैट गुड कुड बी फाइनल गुड अगर आप वो कर रहे हो ट्रेडिंग का काम, इट कुड बी रॉ मटेरियल अगर आप मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हो। आइए पढ़ते हैं। सो परचेज, इट इंक्लूड्स बोथ कैश एंड क्रेडिट परचेज। इट इंक्लूड्स परचेज ऑफ रॉ मटेरियल और गुड्स फॉर रीसेल और फॉर प्रोड्यूसिंग अदर गुड्स टू बी सोल्ड। परचेज रिटर्न, अब सपोज मैंने गुड्स परचेज करे, सपोज मैंने वो कंपनी से मोबाइल मंगाए थे आगे रीसेल करने के लिए, कुछ खराब निकले, मैंने वापस कर दिए। मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, रॉ मटेरियल मंगाया, कुछ मेरे को नहीं लगा रॉ मटेरियल ठीक, मैंने वापस कर दिया, दैट्स परचेज रिटर्न। सो गुड्स परचेज मे बी रिटर्न टू द सेलर फॉर एनी रीजन लाइक डिफेक्टिव, और गुड्स सो रिटर्न आर नोन एज परचेज रिटर्न और रिटर्न्स आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड इसलिए क्योंकि आपके बिजनेस से बाहर जाएंगे अब ये गुड्स। सेल्स, अब ऐसे अगर आप सेल मशीन की करो या सेल गुड की करो, तो साधारण भाषा में तो आप बोलोगे दोनों ही है, सेल हुई है जी, सेल मशीनरी, सेल ऑफ मशीनरी, सेल ऑफ गुड्स। लेकिन अकाउंटिंग भाषा में सेल मतलब सेल ऑफ गुड्स ओनली। सो सेल्स मीन सेल ऑफ गुड्स, इट इंक्लूड्स बोथ कैश एंड क्रेडिट सेल्स। सेल्स रिटर्न, अब आपने माल बेचा, सामने वाले को पसंद नहीं आया, उसने आपको वापस दिखा दिया। सो गुड्स सोल्ड व्हेन रिटर्न बाय द परचेजर इज टर्म एज सेल्स रिटर्न। रिटर्न इनवर्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि वो गुड्स बाहर से आपकी तरफ, बिजनेस की तरफ वापस आ रहे हैं बिजनेस में। नेक्स्ट है गाइस ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड मतलब धंधा। सो इट इज़ द अमाउंट रिसीवेबल फॉर सेल ऑफ गुड्स और सर्विस रेंडर्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। भाई मेरा किसी चीज़ का बिजनेस है, उसमें मेरे को किसी से पैसे लेने हैं, हो सकता है मैंने उसको कोई गुड दियो या सर्विस दियो। सो ट्रेड रिसीवेबल में दो वेराइटीज आ जाती हैं, डेटर एंड बीआर। तो डेटर कौन है? डेटर इज अ पर्सन और एन एंटिटी हु ओज अमाउंट टू द एंटरप्राइज अगेंस्ट क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स और सर्विस। अगर मैंने किसी को क्रेडिट पर माल बेचा है तो ही इज लाइकली टू पे मी मनी इन फ्यूचर, दैट गाय इज कॉल्ड अ डेटर। It is to be treated as an asset. Why? Because he is the one who will be giving me cash in future, and anything which provide cash or benefit in future is an asset. Goods when sold to a person on credit, that person is called a debtor. अब आते हैं बिल्स रिसीवेबल। तो साधारण भाषा में बेटा कई बारी क्या होता है, पहले पढ़ लेते हैं। इट मीन्स अ बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय अ डेटर, द अमाउंट ऑफ विच विल बी रिसीव्ड ऑन द स्पेसिफिक डेट। कई बारी क्या होता है, अब मेरी जान पहचान का बंदा है, मैंने उसको क्रेडिट पे माल बेचा, बस सिंपल बिल चढ़ा दिया, दैट्स ही बिकम्स अ डेटर। कई बार क्या होता है, नया बंदा है, मेरे को नहीं विश्वास उस पर, तो मैं उससे डॉक्यूमेंटेशन करा लेता हूँ, लीगल डॉक्यूमेंटेशन, जिस पे मैं उसके साइन ले लेता हूँ या उससे पूछ लेता हूँ कि भाई कितने महीने बाद पेमेंट वापस करोगे। सो दैट डॉक्यूमेंट साइन बाय द डेटर इटसेल्फ इज अ बिल रिसीवेबल। इट जस्ट लाइक कि डॉक्यूमेंटेशन इसमें साइन हो जाते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज इज दैट पीस ऑफ पेपर जिसपे डेटर साइन करके आपको दे रहा है कि मैं इस डेट तक आपको पैसे दे ही दूंगा। जबकि नॉर्मल डेटर में आपसदारी वाली बात होती है और थोड़ा सा कागज कम लगते हैं, डॉक्यूमेंटेशन कम होती है। ट्रेड पेबल उसका उल्टा, ट्रेड मतलब धंधा, पेबल मतलब आपने पे करने। सो इट इज़ द अमाउंट पेबल फॉर परचेज ऑफ गुड्स और सर्विस टेकन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। इन शॉर्ट इट इज़ द अमाउंट ड्यू टू द सेलर ऑफ गुड्स बाय द एंटरप्राइज। ट्रेड पेबल्स इंक्लूड रादर क्रेडिटर एंड बीपी। याद करो ट्रेड रिसीवेबल में क्या था, डेटर एंड बीआर, इसमें क्या है, क्रेडिटर एंड बीपी। क्रेडिटर कौन है जी? Well, creditor is a person or enterprise to whom an enterprise owes amount against credit purchase of goods. सर्विस भी हो सकता है भाई, आपने किसी से क्रेडिट पे गुड्स खरीदे या किसी से सर्विस ली है, पैसे उसे नहीं दिए, दैट्स क्रेडिटर। ठीक है जी, मेनली गुड्स के लिए वैसे यूज करें। बीपी, इट मीन्स अ बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय द पर्सन और एंटरप्राइज, द अमाउंट ऑफ विच विल बी पेबल ऑन अ स्पेसिफिक डेट। इस केस में हम कागज पे साइन करके देते हैं कि भाई ऐसा है, 3 महीने बाद तुम्हें हम पैसे वापस कर देंगे। वाउचर, देखिए आपने चैप्टर 1 में पढ़ा था क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, और उसमें एक फीचर था रिलायबिलिटी। आपने कहा था भाई अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन तब रिलायबल होगी जब उसके साथ एविडेंस हो। जैसे मशीनरी उसने बुक्स में लिखा 4 करोड़ की है, तो आप कहोगे बिल दिखाओ। उसने कहा फलानी चीज़ इतने की, आपने कहा भाई एविडेंस दिखाओ। दैट एविडेंस इन अकाउंट्स इज कॉल्ड एज वाउचर। सो वाउचर इज एन एविडेंस ऑफ अ बिजनेस ट्रांजेक्शन, फॉर एग्जाम्पल कैश, मेमो, इनवॉइस और बिल। ये आगे एक चैप्टर में हम पूरा डिटेल में सीखेंगे।
बिजनेस ट्रांजेक्शन नाम से पता लग रहा है। इट मीन्स अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और इकोनॉमिक इवेंट एंटर्ड इनटू बाय टू पार्टीज। इन अदर वर्ड्स, it is an agreement between two parties involving transfer or exchange of goods or service. For example, sale or purchase of good, payment to creditor, purchase of fixed asset, etc. दो पार्टी इन्वॉल्व हैं और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर रही हैं, दैट इज इन सिंपल टर्म्स इट इज टर्म्ड एज बिजनेस ट्रांजेक्शंस। नेक्स्ट टर्म है हमारी रिसीट्स। वेल, इट इज द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर सेलिंग अ सेट गुड और अ सर्विस। आइए इसकी कैटेगरीज देखते हैं। Revenue receipt. Well, it is the amount received or receivable in the normal course of business say against sale of goods. मैंने माल बेचा, पैसे मिल गए, माल बेचा, क्रेडिट पर बेचा, बाद में पैसे मिलेंगे, that's a revenue receipt. Capital receipt. It is the amount received or receivable against transaction which are not revenue in nature. For example, amount received from sale of fixed asset or loans taken. अब आप बताइए, लोन लेना इज नॉट माई बिजनेस एक्टिविटी, असेट बेचना इज नॉट माई बिजनेस एक्टिविटी इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। सो ऐसे पैसे जो आपको मिल गए हों या मिलने हों जो आपके नॉर्मल ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से अलग हों, दीज आर कॉल्ड कैपिटल रिसीट्स। एक्सपेंडिचर, इट इज़ द अमाउंट स्पेंड और लायबिलिटी इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग गुड असेट और सर्विस। या तो आपने दे दिए हैं पैसे या देने वाले हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर, इट इज़ एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू एक्वायर असेट और इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग असेट। फॉर एग्जाम्पल, परचेज ऑफ मशीनरी, बेसिकली लॉन्ग टर्म के लिए जो आपने खरीदा, फिक्स असेट सो टू से। Revenue expenditure, it is the expenditure incurred the benefit of which is exhausted within one accounting period. तो आपने ऐसी कोई एसेट ली जिसका बेनिफिट एक साल में खत्म हो जाएगा, रेवेन्यू। नॉर्मल भाषा में अगर ऐसा एसेट लिया जिसका बेनिफिट एक साल से ज़्यादा है तो कैपिटल। तो रेवेन्यू के एग्जाम्पल हो गए, फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सैलरीज पेड एक्सेट्रा। अब आ जाते हैं जी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कई बार क्या होते हैं बच्चों, खर्चा बाय नेचर रेवेन्यू है लेकिन आप इतना बड़ा खर्चा कर देते हो कि उसका बेनिफिट एक साल से ज़्यादा आ जाता है। फॉर एग्जांपल, यूजुअली एडवर्टीजमेंट का बेनिफिट एक साल तक ही मिलेगा तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बट आपने मेजर एडवर्टीजमेंट कर दी है, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट कर दिया एडवर्टीजमेंट वालों के साथ, तो फिर वो उसका बेनिफिट एक साल नहीं एक साल से ज़्यादा आएगा। देखो बच्चों, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट एक साल में एग्जॉस्ट हो जाए, कई बारी बाय नेचर एक्सपेंडिचर जो है वो रेवेन्यू ही होता है बट उसका पीरियड एक साल से ज़्यादा हो जाता है, बेनिफिट एक साल से ज़्यादा हो जाता है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने एक बैनर लगाया, बैनर यूजुअली एक साल में फट जाएगा, खराब हो जाएगा, लेकिन अगर वो 3 साल 4 साल चल जाता है तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर साधारण भाषा में जानना हो, वैसे अकाउंटिंग भाषा में, वेल इट इज़ अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन नेचर बट इज रिटर्न ऑफ इन मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। फॉर एग्जाम्पल, लार्ज एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर दैट विल गिव बेनिफिट फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। तो कुछ फिक्टिशियस एसेट की तरह आप इसका कुछ हिस्सा यहाँ पे लेते जाएंगे और बाकी जो है आगे कैरी फॉरवर्ड करते रहेंगे। एक्सपेंस, देखो बेटा, मैंने ना 1 लाख की मशीन ली तो वो एसेट है, क्यों? क्योंकि बेनिफिट मिलेगा। अगर मैंने 1 लाख की सैलरी पे करी तो वो एक्सपेंस है क्योंकि बेनिफिट मिल चुका। तो जिस चीज़ का बेनिफिट मिल चुका है अगर उसका खर्चा देखो तो दैट इज कॉल्ड एक्सपेंस। सो इट इज द कॉस्ट इनकर्ड फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू, इन अदर वर्ड्स पेमेंट फॉर विच द बेनिफिट इज ऑलरेडी कंज्यूम्ड, फॉर एग्जांपल सैलरी, वेजेस, रेंट एक्सेट्रा। इसको एक और तरीके से भी देखते हैं, एक्सपेंस का मतलब है वो खर्चे जो हमने अपने बिजनेस में जो भी माल बनाते हैं उसको बेचने के लिए करा हो, कमाई के लिए करे गए खर्चे बेसिकली। इसके 2 वेरिएंट है, प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग। प्रीपेड, इट इज एन एक्सपेंस दैट हैज बीन पेड इन एडवांस एंड द बेनिफिट ऑफ विच विल बी अवेलेबल इन फ्यूचर। तो मैंने जैसे वो आप नहीं करते, जैसे फोन रिचार्ज कराते हो प्रीपेड कर लेते हो, तो प्रीपेड में पैसे आज दे रहे हो, बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा, सो दैट्स प्रीपेड एक्सपेंस। ये असेट है क्योंकि बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इट इज एन एक्सपेंस दैट हैज बीन इनकर्ड बट हैज नॉट बीन पेड। तो ये लायबिलिटी है, क्यों? जैसे सपोज मेरे पास आपने 1 महीना काम कर लिया है, बेनिफिट मैं ले चुका हूं आपसे, यानी एक्सपेंस है। अब अगर मैं पेमेंट कर देता हूं तो एक्सपेंस है, अगर अभी पेमेंट मैंने नहीं करी है तो इट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड इट हैज टू बी ट्रीटेड एज अ लायबिलिटी बिकॉज आई एम लायबल टू पे दिस टू यू। अगर इसी एग्जाम्पल में आपको मैं अगले महीने की सैलरी भी अभी दे देता हूं तो दैट अगले महीने का सैलरी जो मैंने अभी आपको पे कर दिया दैट इज एन एक्सपेंस क्योंकि सैलरी का नेचर। और प्रीपेड एक्सपेंस, वाई? बिकॉज मैंने एडवांस में पे किया, मैं आपसे आने वाले समय में उसका बेनिफिट इन द फॉर्म ऑफ सर्विसेज लूंगा। तो ध्यान से देखिए, फिर नॉर्मल क्लास में मेरे साथ डाउट्स लीजिए। नॉर्मल क्लास में हम 2-3 दफ़ा ये कर ही चुके हैं, 2-3 दफ़ा और करेंगे। आप खूब सारे अच्छे डाउट्स लेकर आइए।